मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक रहेगा अपना गोनाड्स यानी जनक और पार्ट इसका नंबर हम पढ़ेंगे 24 नंबर। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। अब देखिएगा गोनाड्स क्या होते हैं। आप सभी जानते हो कि मेल और फीमेल के जो जनन अंग होते हैं उसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, गोनाड्स बोला जाता है। यानी नर और मादा जो जनन अंग होते हैं उनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, जनद बोलते हैं। ठीक है, तो गोनाड्स की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, नर और मादा जननांगों को गोनाड्स कहा जाता है। यानी मेल और फीमेल के जो जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको क्या बोलते हैं, गोनाड्स बोला जाता है। अब देखिएगा जो मेल होता है यानी जो नर होता है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंगों के रूप में क्या पाया जाता है, वर्षण यानी टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है, और जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है यानी जो मादा होती है उसमें जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में क्या पाया जाता है, ओवरी यानी टेस्टिस पाया जाता है। ओवरी यानी क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। अब देखिएगा कि मेल के अंदर मेल जनांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में टेस्टिस यानी वर्षण पाया जाता है, और जो फीमेल होती है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में ओवरी यानी अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, सॉरी गलती से टेस्टिस लिखा गया था। ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, अब संयुक्त रूप से इन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी नर और मादा जननांगों को क्या बोलते हैं, गोनाड्स कहा जाता है। अब देखिएगा आप सभी को पता चल गया कि गोनाड्स मेल और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं। तो अब इन गोनाड्स का एक एक करके अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और इसका जो फंक्शंस होता है यानी ये किस प्रकार के हार्मोनों का स्रावन करते हैं और इन हार्मोनों का क्या फंक्शंस होता है उसकी अपन बात करेंगे। गोनाड्स की आपको डेफिनेशन पता चल गई। अब देखिएगा गोनाड्स है वो 2 टाइप के हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्स्ट अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओवरी, जिसको क्या बोलेंगे, अंडाशय। ठीक है, सेकंड टेस्टिस, जिसको क्या बोलेंगे, वर्षण। ठीक है, तो इनको इस संयुक्त रूप से अपन गोनाड्स जनक बोलते हैं। तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, ओवरी यानी अंडाशय। ठीक है, मैंने आपको इस प्रकार से जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो इस प्रकार से ओवरी की स्ट्रक्चर बताई थी। ठीक है, मैं दोबारा इसके अंदर ओवरी की स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, लेकिन आपके आ जाए तो ओवरी को समझाइए तो आप उसके अंदर ओवरी की टीएस का जो डायग्राम अपन ने बनाया था किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उस दौरान बनाया था सेम वही डायग्राम इस ओवरी वाला जो पॉइंट है अपना गोनाड्स के अंदर उसके अंदर बनाना है। बट आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो ओवरी होती है, जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, एक जोड़ी ओवरी यानी एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ तो आप ध्यान रखिए कि आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या रहेगा, ओवरी रहेगा। गोनाड्स के अंदर अपन फर्स्ट क्या पढ़ेंगे आज, ओवरी यानी
अंडाशय। ठीक है, अब देखिएगा मैंने आपको इस प्रकार से ओवरी की स्ट्रक्चर बताई थी। ठीक है, अब देखिएगा जितनी भी जो फीमेल होती है, अपन एग्जांपल लेते हैं मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य के अंदर जो मादाएं होती है यानी जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, एक जोड़ी क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है। एक जोड़ी क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है, यानी एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। ये जो अंडाशय होते हैं वो उदर गुहा की पृष्ठ देह भित्ति से मीजोवेरियम नामक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े रहते हैं। मीजोवेरियम नामक संयोजी ऊतक के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा मनुष्य के अंदर जो मादाएं होती है यानी मनुष्य जाति की जो फीमेल है उसके अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय होते हैं वो उदर गुहा की पृष्ठ देह भित्ति से मीजोवेरियम नामक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब देखिएगा अंडाशय के चारों ओर 3 आवरण पाए गए थे। बाह्य आवरण को अपन ने क्या बोला था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस प्रकार से अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी, मैं कंप्लीट नहीं बनाऊंगी इसको। जो बाह्य आवरण था उसको क्या बोला था अपन ने, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, अंडाशय के चारों ओर कितने आवरण थे, 3 आवरण थे। सबसे बाह्य आवरण को अपन ने ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला था और मध्य स्तर को क्या बोला था, जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, और आंतरिक आवरण को बोला था हमने ट्यूनिका प्रोपरिया। आंतरिक आवरण को क्या बोला था अपन ने, ट्यूनिका प्रोपरिया। ठीक है, अब देखिएगा अंडाशय के अंदर भरे हुए जो संयोजी ऊतक है उसको अपन ने क्या बोला था, स्ट्रोमा। क्या बोला था, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का जो प्रीदिया भाग होता है वो क्या होता है, अधिक संघन होता है और अधिक फॉलिकल युक्त होता है, जिसको अपन ने क्या बोला था, कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसका जो मध्य भाग था वो क्या था, कम संघन युक्त था, प्लस उसमें फॉलिकल्स भी मौजूद थे, जिसको अपन ने बोला था मेडुला। क्या बोला था, मेडुला। ठीक है, अब देखिएगा इस अंडाशय के अंदर oogenesis की क्रिया के दौरान क्या बनते हैं, ओव्यूम यानी अंडाणु बनते हैं। ठीक है, ये आपको मतलब मोटी मोटी बातें हैं, यानी कहने का मीन ये है कि ये नॉर्मल सी बातें मैंने आपको बताई है, लेकिन आप कंप्लीटली उसके अंदर से ओवरी का डायग्राम बनाओगे। जब अपन गोनाड्स की बात कर रहे हैं तो ओवरी का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, प्लस इसके अंदर कौन सी क्रियाएं हो रही है, oogenesis किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से प्राइमरी, प्रीमोर्डियल, वेस्कुलर, ग्राफियन फॉलिकल बनती है और किस प्रकार से उसका रैप्चर होता है, वो सारी क्रिया इस ओवरी के अंदर आपको दर्शानी है। और आप ये डायग्राम वहां से बनाना जहां से अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, और उसी के अंदर मैंने इसको कंप्लीट समझाया भी था और वहां से आप इसको नोट कर लेना दोबारा से। अब देखिएगा ओवरी के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कितने प्रकार के, ओवरी के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। फर्स्ट, पहले तो आप हेडिंग डालोगे हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी। हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी, यानी अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। तो अंडाशय के द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। फर्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन
हार्मोन। सेकंड है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और थर्ड जो होता है वो है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो अंडाशय यानी जो ओवरी होती है उसके द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन्स क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के हार्मोन्स क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और थर्ड कौन सा है, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की। एस्ट्रोजन की नेचर यानी प्रकृति की बात की जाए तो ये क्या है, एक स्टीरॉइड हार्मोन है। क्या, एक स्टीरॉइड हार्मोन है। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, एक स्टीरॉइड हार्मोन होता है जो कि क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, एक स्टीरॉइड हार्मोन होता है जो कि वसा में क्या होता है, घुलनशील होता है। अब देखिएगा, फर्टिलाइजेशन से पहले इस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है। कार्पस ल्यूटियम क्या थी, यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया के पश्चात, इसके पश्चात अंडोत्सर्ग यानी ओवल्यूशन के पश्चात शेष बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल था, और ओवल्यूशन अंडोत्सर्ग किसको बोला था, यानी जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है यानी फटता है तो जो सेकेंडरी oocyte होती है, सेकेंडरी oocyte जो होती है वो किस तरफ चली जाती है, फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है। किस तरफ चली जाती है, फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन यानी अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अब देखिएगा, ओवल्यूशन यानी अंडोत्सर्ग के पश्चात शेष बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें एक ब्लड के थक्के के समान, यानी क्या बनती है, एक रक्त के थक्के के समान संरचना बनती है। इसके समान, रक्त के थक्के के समान संरचना बनती है। इस संरचना को अपन कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो देखिएगा, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन से पहले कार्पस ल्यूटियम होती है, उसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है। कहने का मीन ये है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण फर्टिलाइजेशन से पहले किसके द्वारा किया जाता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित किया जाता है। बट फर्टिलाइजेशन के पश्चात इस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पश्चात इम्प्लांटेशन की घटना होती है। फर्टिलाइजेशन के 6ठे दिन क्या होती है, इम्प्लांटेशन यानी आरोपण की घटना होती है। इम्प्लांटेशन यानी आरोपण की घटना होती है और आरोपण के पश्चात प्लेसेंटा बनता है। ठीक है, अब देखिएगा कि फर्टिलाइजेशन से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है और फर्टिलाइजेशन के पश्चात इस हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। प्लेसेंटा क्या है, भ्रूण और माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के मध्य बनने वाले उत्तकीय संबंध को, किसको, उत्तकीय संबंध को, ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा किसे बोलते हैं, भ्रूण और माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के मध्य बनने वाले उत्तकीय संबंध को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और फर्टिलाइजेशन के पश्चात प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है। अब अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की। किसकी बात करते हैं,
फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के भी निम्न फंक्शंस यानी निम्न कार्य होते हैं। तो देखिएगा अगला जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, इन दोनों को साफ कर देते हैं, एक एक करके इसके फंक्शंस और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो पॉइंट है वो चल रहा है, और एस्ट्रोजन हार्मोन की नेचर क्या होती है और किसके द्वारा स्रावित किया जाता है ये आपने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन यानी एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य। एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन के निम्न फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट देखिएगा इफेक्ट ऑन वेजाइना, यानी योनि पर प्रभाव, ठीक है। सेकंड इफेक्ट ऑन यूट्रियस यानी गर्भाशय पर प्रभाव। थर्ड इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट ग्लैंड, इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव, स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव। और अगला है डी नंबर इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर प्रभाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर प्रभाव, ठीक है। अब इसके मेनली 4 फंक्शंस है। अब इफेक्ट ऑन वेजाइना योनि पर प्रभाव, सेकंड इसका फंक्शंस जो है वो है इफेक्ट ऑन यूट्रियस यानी गर्भाशय पर प्रभाव। थर्ड इसका फंक्शंस है इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव। और इसका जो फोर्थ इफेक्ट है वो कौन सा है, इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर प्रभाव। और लास्ट इसका जो फंक्शंस है इफेक्ट ऑन फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी पर प्रभाव, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण जो ग्राफियन फॉलिकल्स की अपन जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है। इस प्रकार से इसके चारों ओर 2 आवरण थे। बाह्य आवरण को अपन ने क्या बोला था, थिका एक्सटर्ना, थिका एक्सटर्ना। आंतरिक आवरण को क्या बोला था, थिका इंटरना, थिका इंटरना। तो देखिएगा इस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण थिका इंटरना के द्वारा भी किया जाता है। अब अपन फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो फंक्शंस की बात करें। फर्स्ट फंक्शन है इफेक्ट ऑन वेजाइना यानी योनि पर प्रभाव। तो देखिएगा तरुण अवस्था के अंदर वेजाइना के अंदर घनाकार उपला कोशिकाएं पाई जाती है। तरुण अवस्था के अंदर कौन सी अवस्था के अंदर
तरुण अवस्था के अंदर जो वेजाइना होती है उसमें क्या पाई जाती है, घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन तरुण अवस्था के पश्चात इस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण ये जो घनाकार उपकला कोशिकाएं जो होती है वो स्तृत उपकला कोशिकाओं में, स्तृत उपकला कोशिकाओं के अंदर चेंज हो जाती है। तरुण अवस्था से पहले वेजाइना के अंदर घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन तरुण अवस्था के पश्चात एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण घनाकार उपकला कोशिकाएं स्तृत उपकला कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित हो जाती है, ताकि वेजाइना के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण यानी इन्फेक्शन न हो। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन कौन सा है, इफेक्ट ऑन यूट्रियस यानी गर्भाशय पर प्रभाव। तो देखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण जो यूट्रियस का जो एंडोमेट्रियम स्तर है उसके ऊतकों के अंदर, एंडोमेट्रियम स्तर के जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों के अंदर डिफरेंशिएशन यानी ऊतक विभेदन की जो क्रिया होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं विभेदन की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम जो स्तर होता है उसमें डिफरेंशिएशन यानी विभेदन की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम स्तर मोटा हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनकी जो म्यूकस सेल होती है उसके द्वारा म्यूकस का स्त्रावण किया जाता है, और इसी के साथ साथ उसमें ग्लाइकोजन का संचय होने लग जाता है। इसका ग्लाइकोजन का संचय होने लग जाता है। वैसे ग्लाइकोजन का जो संचय की जो क्रिया होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है, बट ये दोनों हार्मोन मिलके क्या बनाते हैं, एंडोमेट्रियम स्तर को समन्वय बनाते हैं। फिलहाल आप इतना ही याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो स्तर होता है उसके ऊतकों के अंदर डिफरेंशिएशन यानी विभेदन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जो जो एंडोमेट्रियम स्तर होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसी के साथ साथ इनकी कोशिकाओं के द्वारा म्यूकस का स्त्रावण किया जाता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम स्तर होता है वो क्या हो जाता है, समैनीय हो जाता है। क्या हो जाता है, समैनीय हो जाता है। ये प्रभाव किसके कारण होता है, यूट्रियस के एंडोमेट्रियम स्तर पर एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव की। तो इस जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो स्तन ग्रंथियों के अंदर नलिकीय वृद्धि को प्रेरित करता है। कौन सी वृद्धि को, नलिकीय वृद्धि को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियों के अंदर नलिकीय वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है, और इन नलिकाओं के बीच बीच में वसा का जमाव भी क्या होने लग जाता है, वसा का जमाव होना भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये इफेक्ट पड़ता है एस्ट्रोजन हार्मोन का ब्रेस्ट ग्लैंड पे। अगला जो फंक्शंस है उसका फोर्थ, इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब देखिएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन किस प्रकार से उत्तरदायी होता है। तो देखिएगा, जो फीमेल होती है उसके अंदर इस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव, फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। अब इस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण जो फीमेल की आवाज होती है वो क्या हो जाती है, सुरीली हो जाती है। क्या हो जाती है, सुरीली हो जाती है। इसके अलावा जो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। क्या हो जाती है, त्वचा पतली हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण जो फीमेल है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मीन ये है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है
वो फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आवाज का सुरीला होना, ठीक है, और त्वचा का क्या होना, पतला होना, ये सारे के सारे क्या है, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। अब अपन बात करते हैं किसकी, इफेक्ट ऑन फेलोपियन ट्यूब पर। इफेक्ट ऑन फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी पर प्रभाव किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो फेलोपियन ट्यूब पर इस एस्ट्रोजन हार्मोन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो देखिएगा। इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण अंडवाहिनी यानी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी ग्रंथिल कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। कौन सी कोशिकाओं में, ग्रंथिल कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती है उसकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी के साथ फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन का जो पॉइंट था वो अपना कंप्लीट होता है। और ये इसके कितने फंक्शंस बताए गए हैं आपको, 5 फंक्शंस इसके होते हैं, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं किसकी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की।